नमस्कार। मैं पिंकी रमोल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश का पार्ट 3। हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक और संवैधानिक इतिहास का भाग 3। हिमाचल प्रदेश एज अ यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में द स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन with Justice Fazal Ali as its chairman and H. N. Kungru and K. M. Pannikar as the members considered the question of recognition of the states in India on linguistic basis। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली और सदस्य एन.एच. कुंगरू और के.एम. पन्नीकर थे, ने भाषाई आधार पर भारत में राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार किया। Various organizations, people, Himachal Pradesh Congress Committee and the state government submitted detailed memorandum to the States Recognition Commission, justifying Himachal's separate identity and claim for the integration of Punjab hilly areas with it। विभिन्न संगठनों, लोगों, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राज्य सरकार ने राज्य पुनर्गठन को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर हिमाचल की अलग पहचान को उचित ठहराया और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में शामिल करने की मांग की। The majority verdict of the States Recognition Commission recommended Himachal's integration with Punjab, though its chairman, Justice Fazal Ali, dissented and recommended its retained as a separate entity for its development, stating, in small states, the administration will be more accessible to people and there will be a livelier sense of local needs। राज्य पुनर्गठन आयोग ने बहुमत के फैसले में हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने की सिफारिश की थी। हालांकि इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली ने इससे असहमति जताई और विकास के लिए इसे अलग इकाई के रूप में बनाए रखने की सिफारिश की। उन्होंने कहा, छोटे राज्यों में प्रशासन लोगों के लिए अधिक सुलभ होंगे और स्थानीय आवश्यकताओं की अधिक समझ होगी। The people and their representatives were shocked at the verdict of the States Recognition Commission. They knew that what had been achieved in the last few years would come to naught and a frightful era of dominance by the plains would start in case of merger। राज्य पुनर्गठन आयोग के फैसले से लोगों और उनके प्रतिद्वंदी स्तब्ध थे। उन्हें पता था कि पिछले कुछ सालों में जो हासिल हुआ है वह सब बेकार हो जाएगा और विलय की स्थिति में मैदानी इलाकों के सर्वस्व का भयावह दौर शुरू हो जाएगा। Time had come for starting a grim battle for the retention of the Pradesh as a separate entity on the map of India। भारत के मानचित्र पर प्रदेश को एक अलग इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए एक गंभीर लड़ाई शुरू करने का समय आ गया था। No sacrifice was considered to be too great for this। The Pradesh cabinet unanimously decided to forego its democratic rights to keep Himachal separate। इसके लिए कोई भी त्याग बहुत बड़ा नहीं माना गया।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से हिमाचल को अलग रखने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को त्यागने का निर्णय लिया। The ministry gave in writing that if the only course open to remain separate was to surrender the legislature, it was prepared to resign. मंत्रालय ने लिखित रूप में दिया कि यदि अलग रहने का एकमात्र रास्ता विधायिका का आत्मसमर्पण करना है तो वह इस्तीफा देने के लिए तैयार है। The battle was fought under the leadership of Dr. Yashwant Singh Pramar, the indomitable champion of separate status for Himachal Pradesh. यह लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लिए अलग दर्जे के अदम्य समर्थक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में लड़ी गई। Ultimately, he was able to convince Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, to the necessity of separate Himachal Pradesh. But the Pradesh had to pay a heavy price for this concession. अंततः वे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पृथक हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता के बारे में समझाने में सफल रहे, लेकिन इस रियायत के लिए राज्य को भारी कीमत चुकानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश लॉस्ट इट्स असेंबली एंड पॉपुलर मिनिस्ट्री and revert to the old pattern of a bureaucratic rule. हिमाचल प्रदेश ने अपनी विधानसभा और लोकप्रिय मंत्रिमंडल को खो दिया और नौकरशाही शासन के पुराने स्वरूप पर लौट आया। No sacrifice is too great to save Himachal Pradesh, said Dr. Yashwant Singh Pramar at the time of laying down the office of Chief Minister on 31st October 1956. 31 अक्टूबर 1956 को मुख्यमंत्री का पद त्यागते समय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने कहा था, हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है। The next day, 1 November 1956, हिमाचल प्रदेश became a union territory. अगले दिन 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया। Thus, despite majority recommendation of the States Recognition Commission for its merger with Punjab, Himachal Pradesh retained its separate identity thanks to the famous dissenting note of the chairman of the commission, Justice Fazal Ali, which found favor with the center. इस प्रकार पंजाब के साथ विलय के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की बहुमत की सिफारिश के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बरकरार रखी, जिसका श्रेय आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली के प्रसिद्ध असहमति नोट को जाता है, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया। On November 1st, 1956, although Himachal managed to retain its separate identity, but the wheel of democracy took a back turn in this Pradesh as it was made a union territory under the administrator with the designation of a lieutenant governor. 1 नवंबर 1956 को हालांकि हिमाचल प्रदेश अपनी अलग पहचान बनाए रखने में कामयाब रहा, लेकिन इस प्रदेश में लोकतंत्र का पहिया पीछे की ओर घूम गया, क्योंकि उसे राज्यपाल के पदनाम वाले प्रशासक के अधीन एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। राजा बजरंग बहादुर सिंह बद्री, who was already on the post
since January 1st, 1955, assumed the charge of the Himachal Pradesh administration as the Lieutenant Governor of the state with effect from the same day. राजा बजरंग बहादुर सिंह बद्री, जो 1 जनवरी 1955 से ही इस पद पर थे, ने उसी तारीख से राज्य के उपराज्यपाल के रूप में हिमाचल प्रदेश प्रशासन का कार्यभार संभाला. An unbreakable period of travails again began for the Himachalis, who had no say in the running of their Pradesh and had to suffer the bureaucratic rule. हिमाचलियों के लिए कष्टों का एक असहनीय दौर फिर से शुरू हो गया, जिसकी अपने हिमाचल के संचालन में कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें नौकरशाही शासन का दंश झेलना पड़ा. Instead of a legislative assembly, the Union Territory was provided with the Territorial Council with limited powers. विधानसभा के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश को सीमित शक्तियों वाली एक प्रादेशिक परिषद प्रदान की गई. The chairman of the Territorial Council was elected by the members of the Territorial Council, and the first and the only chairman of the Territorial Council was Thakur Karam Singh, who assumed office on 15th August 1957. प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष का चुनाव प्रादेशिक परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था और प्रादेशिक परिषद के पहले और एकमात्र अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1957 को पदभार ग्रहण किया था. The Territorial Council was a replica of the diarchical form of government. प्रादेशिक परिषद द्विशासनात्मक शासन प्रणाली की प्रतिकृति थी. The Territorial Council, formed under the Union Territories Act, tried its best with the limited powers it enjoyed, since it could administer only the departments of health, education and animal husbandry. केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत गठित प्रादेशिक परिषद ने अपनी सीमित शक्तियों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, क्योंकि यह केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और पशुपालन विभागों का प्रशासन कर सकती थी. The Territorial Council passed a resolution unanimously for the restoration of the democratic setup in the Pradesh. The people throughout the state also held meetings for the democratization of administration. प्रादेशिक परिषद ने प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया. पूरे राज्य में लोगों ने प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के लिए बैठकें भी की. Thereafter, the people and the political leadership of the state had to literally move heaven and earth for the restoration of democratic edifice. इसके बाद राज्य की जनता और राजनीतिक नेतृत्व को लोकतांत्रिक ढांचे की बहाली के लिए सचमुच धरती आसमान एक करना पड़ा. On 1st May 1960, the border Chini Tehsil of Masu district was covered out as a separate administrative unit and district Kinnaur was formed, raising the total number of districts to 6. 1 मई 1960 को महासू जिले की सीमावर्ती चीनी तहसील को
एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाया गया और किन्नौर जिले का गठन किया गया, जिससे जिलों की संख्या कुल 6 हो गई। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा। The efforts finally bore fruit in 1963 when a bill was passed by the Union Parliament for providing legislative assemblies and council of ministries to certain union territories including HP. It was enforced in the case of Himachal Pradesh from 1st July 1963 after receiving President's assent. इन प्रयासों का अंततः 1963 में परिणाम निकला, जब भारतीय संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश सहित कुछ संघ शासित प्रदेशों को विधानसभा और मंत्री परिषद प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 1 जुलाई 1963 से इसे हिमाचल प्रदेश के मामले में लागू कर दिया गया। By the Government of Union Territories Act 1963, the Himachal Territorial Council, re-elected in 1962, was turned into a legislative assembly and a popular ministry headed by Dr. Yashwant Singh Parmar was sworn in on July 1963. केंद्र शासित राज्य शासन अधिनियम 1963 द्वारा 1962 में पुनः निर्वाचित हिमाचल प्रदेश परिषद को विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया तथा 1 जुलाई 1963 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल ने शपथ ली। The other two ministers in the three-member popular ministry headed by Dr. Yashwant Singh Parmar were Thakur Karam Singh and Haridas. डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय लोकप्रिय मंत्रिमंडल में अन्य 2 मंत्री ठाकुर करम सिंह और हरिदास थे। The strength of the assembly was fixed at 43 including 2 nominated members. विधानसभा की सदस्य संख्या 43 निर्धारित की गई, जिसमें 2 मनोनीत सदस्य शामिल थे। The assembly held its first sitting from 1st of October 1963. विधानसभा की पहली बैठक 1 अक्टूबर 1963 को आयोजित हुई। Continuity of the assembly is considered from this date, hence its silver jubilee was celebrated in the year 1988 and the golden jubilee was celebrated in the year 2013. इसी तिथि से विधानसभा की निरंतरता मानी जाती है, इसीलिए वर्ष 1988 में इसकी रजत जयंती तथा वर्ष 2013 में स्वर्ण जयंती मनाई गई। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। मैं जल्द ही इसी श्रृंखला के भाग 4 के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।